हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्लास 8 जो भी स्टूडेंट्स क्लास 8 में होंगे ऑलराइट, उनका जो फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फर्स्ट चैप्टर यही है क्रॉस प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपने हो सकता है अलग अलग बुक से टॉपिक को पढ़ा होगा ऑलराइट, इसके सारे कंटेंट को आपने अच्छे से पढ़ा होगा अपने बुक से, लेकिन आज हम उससे रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू में, शॉर्ट में, लॉन्ग में, हर एक क्वेश्चन को बारी बारी से सिलसिलेवार तरीके से अच्छे से डिस्कस करेंगे ऑलराइट, ताकि आपका जो टॉपिक पे और बेहतरीन तरीके से पकड़ बने, ताकि एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन आता है तो आप अच्छा से सोच पाएंगे ऑलराइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, आप अंत तक बने रहें, एक से एक बेहतर क्वेश्चन है। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ इसको अपने नोट्स में या अपने बुक में जहाँ भी आपको सुविधा हो इसको ज़रूर उतारिए, ध्यान रखिए, और जो आ रहा हो तो उसको आराम से सुनिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ नॉट असेंशियल टू ग्रो मेज। देखिए, मेज़ को ग्रो करने का उसमें से कौन सा एक असेंशियल कंडीशन नहीं है, एक ज़रूरी कंडीशन नहीं है। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए मेज़ अपने आप में कैसा है। तो मेज़ एक खरीफ क्रॉप है। मेज़ कैसा है दोस्तों? एक खरीफ क्रॉप है। तो खरीफ क्रॉप को ग्रो करने के लिए एक तो रेनफॉल ज़्यादा चाहिए, बारिश की पानी भी ज़्यादा चाहिए, और साथ ही साथ टेम्परेचर भी, क्योंकि ये होता है आपका गर्मियों के सीज़न में होता है ये, इसको ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा बारिश की भी आवश्यकता होती है। तो जो टेम्परेचर जहाँ कम होगा उसको हम हटा देंगे। तो हाई टेम्परेचर तो चाहिए, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा चाहिए, रेनफॉल भी ज़्यादा चाहिए, लो टेम्परेचर नहीं, क्योंकि ये खरीफ क्रॉप जो है समर का क्रॉप है, इसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो लो टेम्परेचर हमसे पूछा है, नॉट एसेंशियल, कौन जरूरी नहीं है, तो नॉट एसेंशियल हमारा लो टेम्परेचर आंसर हो जाएगा ऑलराइट। सेकेंड है, प्रोपेगेशन ऑफ जिंजर इज जनरली डन यूजिंग। जिंजर का प्रोपेगेशन मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को अगर हम साधारण भाषा में देखें तो रिप्रोडक्शन, एक प्रकार का रिप्रोडक्शन ही है। जब हम उसके किसी प्लांट के पार्ट्स, चाहे स्टेम से करें, रूट से करें, लीव से करें, अगर नए प्लांट को हम उसके स्टेम से, रूट से, लीव से या और किसी अदर पार्ट से उसको ग्रो करते हैं तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। तो जिंजर हो गया, पोटैटो हो गया, अनियन हो गया, इसमें किससे हम करते हैं? उसके स्टेम से। स्टेम को राइजोम भी बोलते हैं। तो इसलिए हम जिंजर के अंदर जो प्रोपेगेशन कराया जाता है, जिंजर के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वो स्टेम के थ्रू, आनियन के अंदर भी, और पोटैटो का भी हम स्टेम के थ्रू इसका प्रोपेगेशन कराते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो इट इन्हांसेज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। बिल्कुल है कि ऑर्गेनिक मैन्योर पानी का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है उसको बढ़ा देता है। सेकेंड है, इट हैज़ ए बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसके पास सारे मतलब प्लांट के न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस होता है। थर्ड है, इट प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल। और फोर्थ है, इट इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ सॉइल। देखिए दोस्तों, प्रोवाइड ह्यूमस तो देता ही है, टेक्सचर भी इंप्रूव करता है, लेकिन इट हैज़ बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। सारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स का इसके पास बैलेंस नहीं होता है ऑलराइट। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो बी इनकरेक्ट है। इट हैज़ ए बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट्स यहाँ नहीं हो सकता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड का बी। फोर्थ देखिए, द टर्म यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम चाफ। चाप से हम ग्रेन को जो अलग करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं ऑलराइट, फोर्थ का बी। फिफ्थ है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो। कुछ स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है और इसमें से चूज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट विच इंडिकेट द नीड टू इरीगेट क्रॉप्स। वो सारा कॉम्बिनेशन को चूज कीजिए जिसको इरीगेशन करने की आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट है, सीड रिक्वायर मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन। बिल्कुल सही बात है, सीड को जर्मिनेशन के लिए मॉइस्चर की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम इरिगेशन करते हैं। ये स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड है, प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स मोस्टली इन डिजॉल्व फॉर्म। ये भी बेहतरीन ऑप्शन है कि प्लांट्स जो अपना न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारा जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट जो है रूट से एब्जॉर्ब करता है, वो किस में? तो डिजॉल्व फॉर्म में। डिजॉल्व मतलब पानी में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स, मिनरल वगैरह डिजॉल्व हो जाता है और उसी फॉर्म में प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करता है। इवन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा ब्लड है सबको एब्जॉर्ब करता है, तो लिक्विड फॉर्म में ही सबको एब्जॉर्ब करता है ऑलराइट। तो प्लांट भी जो इरिगेशन हम इसलिए करते हैं ताकि जो बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं या फर्टिलाइजर वगैरह हम ऐड करते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर ऐड करते हैं, तो वो सब पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, प्लांट उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर पाता है। थर्ड है, इरिगेशन प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट।
फोर्थ है, थर्ड है कि इरिगेशन प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट। देखिए हॉट एयर करंट जो लू चलती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तो इरिगेशन तो आवश्यकता है, लेकिन फ्रोस्ट में तो पाला या जिसको कहते हैं कि बर्फ़ वगैरह गिर रहा है तो उसके लिए हम उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इरिगेशन नहीं करेंगे। उस समय तो वैसे भी ठंड का सीजन होता है, पानी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में, तो इसके लिए हम इरिगेशन नहीं करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन हमारा वैसे भी गलत हो गया। इरिगेशन इंप्रूव द सॉइल टेक्सचर, इरिगेशन सॉइल के टेक्सचर को इंप्रूव करता है, ये गलत है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है, ऑप्शन हो जाएगा ए, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, 5 का ए। 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स वुड ए फार्मर यूज टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड। फील्ड से, खेत से वीड्स को खरपतवार को अलग करने के लिए फार्मर जो है किस चीज़ का यूज़ करता है, तो हो, वो डिवाइस का नाम है हो के हेल्प से जो फार्मर है वीड्स को फील्ड से अलग करता है। ऑलराइट, ऑप्शन ए, 6 का ए, हो। 7th देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर के बारे में यहाँ क्या सही नहीं है। दे इंक्रीज द यील्ड, बिल्कुल सही बात है, यील्ड को इंक्रीज करता है इसलिए तो हम फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं। इवन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है फिर भी हमें हाई यील्डिंग मिलता है, और उस हाई यील्डिंग से हम अपने जो कॉस्ट को, जो लागत लगता है एग्रीकल्चर में, उसको हम कहीं ना कहीं कंपनसेट कर लेते हैं। इवन प्रॉफिट में ही होते हैं, इसलिए हम करते हैं। देयर एक्सेसिव यूज डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, ये भी सही बात है कि अगर उसका हम अत्यधिक प्रयोग करें तो वो प्लांट्स के अंदर, सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसके एक प्रकार के बैलेंस को वो डिस्टर्ब कर देता है, ये सही है। दे आर जनरली यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, ये भी सही है, स्मॉल क्वांटिटी में उसका हमको प्रयोग करना चाहिए। दे आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, नहीं, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता है। फर्टिलाइजर हमारा केमिकल फर्टिलाइजर होता है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता है, पर्यावरण मैत्रीपूर्ण नहीं होता है। हाँ, हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर हो सकता है, ये हमारा फर्टिलाइजर नहीं होता है। तो डी हमारा सही हो जाएगा। नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है, तो डी हमारा सही नहीं है। 8 देखते हैं, गिवन बिलो आर स्टेटमेंट अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वीड्स ऑन क्रॉप प्लांट। वीड्स का, जो खरपतवार का प्लांट्स के क्रॉप प्लांट पे क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकता है, उसका कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। फर्स्ट है, दे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के समय वो इंटरफेयर कर सकता है, एक प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल, जब उसका हम हार्वेस्टिंग करेंगे, जब हम फसल को काटेंगे तो उसमें उसके साथ वो आ सकता है, तो ये तो इंटरफेयर करेगा, सही है। फिर है, दे हेल्प क्रॉप प्लांट्स टू ग्रो हेल्थली, दे हेल्प, ये हेल्प कहाँ से करेगा दोस्तों, वीड को तो हम वीडीसाइड्स के यूज़ करके, मेटाक्लोर हो सकता है, 2,4-DMC हो, उसका प्रयोग करके हम इसको निकालना चाहते हैं, ताकि ये हमारे जो क्रॉप है उसको कहीं कहीं बेनिफिशियल नहीं है, उसके एक तो उसके यील्ड को भी कम कर देता है। ऑलराइट, यहाँ हमसे स्टेटमेंट दिया हुआ है कि दे हेल्प क्रॉप प्लांट्स टू ग्रो हेल्थली, मतलब अच्छे से उसको ग्रो करने में हेल्प करता है, ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। ऑलराइट, थर्ड है कि दे कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट, ये सही है कि जो हमारा क्रॉप प्लांट के साथ ये कम्पीट कर सकता है, प्रतिस्पर्धा कर सकता है वाटर के लिए, जो हम वाटर दे रहे हैं अपने क्रॉप को, तो ये भी उसका यूज़ कर लेगा, तो हमको क्रॉप को जो और देना पड़ सकता है, उसके साथ कंपटीशन हो सकता है। न्यूट्रिएंट्स के साथ भी हो सकता है, स्पेस और लाइट भी, ये क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट ये खुद एब्जॉर्ब कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, तो हमारे जो अप्रोप्रिएट प्लांट है उसकी यील्डिंग कम हो सकती है, ये तो सही है। दे इफेक्ट प्लांट ग्रोथ, प्लांट के ग्रोथ को ये इफेक्ट करता है, तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सही है, ऑप्शन ए हमारा सही है, 8 का ए। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 देखिए, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, सॉइल को हम लूज करते हैं, उसको टर्न करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग। इसी को तो हम खेत का एक प्रकार से कहते हैं जुताई करना, हल चला के जो हम उसका जुताई करते हैं, इसी को कहते हैं प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टाइलिंग एंड प्लगिंग। दोनों एक ही शब्द है, टाइलिंग एंड प्लगिंग का मतलब, दोनों का मतलब होता है कि हल चलाना और खेत को कहीं ना कहीं जोतना, तो टाइलिंग एंड प्लगिंग। 9th का सी। 10th, द मानसून सीजन इन आवर कंट्री इज ड्यूरिंग द मंथ, हमारे देश में मानसून सीजन कब होता है, तो मानसून जब होता है उसका मंथ क्या है, तो ये आपका जून टू सितंबर, जून के फर्स्ट वीक में मानसून आना स्टार्ट हो जाता है और ये सितंबर के एंड तक ये रहता है, तो जून टू सितंबर हमारे यहाँ मानसून का सीजन है, इसमें बरसात का हैवी रेनफॉल होता है, तो 10th का बी। 11th, द सिस्टम ऑफ इरीगेशन वेयर इन वाटर इज सप्लाइड ड्रॉप बाय ड्रॉप, देखिए वो इरीगेशन का कौन सा सिस्टम है जहाँ की वाटर जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप सप्लाई किया जाता है, कहाँ पर, रूट्स में, उसको हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम, सॉरी इसको हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं, जो ड्रॉप बाय ड्रॉप दे रहे हैं तो ड्रिप सिस्टम, ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, डी फॉर ड्रिप, डी फॉर ड्रॉप बाय ड्रॉप। 11th का बी।
आप देखिए वेरी शॉर्ट आंसर कर रहे हैं क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए इसको, हम सबका आपको आंसर अवेलेबल करवा रहे हैं, बता रहे हैं। पिक आउट द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स एंड गिव रीजन फॉर इट। मतलब ये बॉक्स आपको दिया हुआ है, इसमें से कुछ इसमें शब्द दिए हुए, इसमें से एक ऐसा शब्द निकालिए, वर्ड्स निकालिए जो ऑड हो, मतलब असंगत जिसको कह सकते हैं, ऑड हो, वो शब्द को यहाँ पर निकालिए। देखिए प्लग, सीड ड्रिल, हो, चेन पंप, सिक्कल। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या होगा, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या है, एक प्रकार से मॉडर्न एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है, कह सकते हैं। आजकल हम सीड ड्रिल का यूज़ करने लगे हैं, नहीं तो प्लग खेतों की जुताई पहले से चल रहा है, ट्रेडिशनल है हमारा। हो का यूज़ भी हम खरपतवार को निकालने के लिए ट्रेडिशनल है। चेन पंप ये इरिगेशन करने का एक तरीका है, चेन पंप। और सिक्कल, हंसुआ का प्रयोग तो फसल को काटने के लिए हम करते थे, तो सिक्कल ये सब क्या है, ट्रेडिशनल यूज़ है। आजकल अगर सिकल का स्थान पर होता तो हार्वेस्टर हो सकता था, वो मॉडर्न हो गया। उसी प्रकार से जो सीड ड्रिल है ये क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। तो सीड ड्रिल क्या है, तो अपने आप एक मॉडर्न एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है। इसके अलावा जो अदर हमारा टूल्स है, ये सब प्लग है, चेन है, हो है, पंप है, ये सब हमारा क्या, तो ये ट्रेडिशनल टूल्स है, परंपरागत टूल्स है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, सीड ड्रिल। 12th का ओड क्या है, तो सीड ड्रिल। 13 देखिए, इफ़ यू आर गिवन ए ड्राई प्लेस ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन व्हाट विल यू डू बिफोर सोइंग द सीड। यदि आपके पास एक मतलब बिल्कुल ही ड्राई लैंड का एक टुकड़ा दिया गया है जो बिल्कुल ही ड्राई है, और आपको उस पर बोला गया कि इस पर आप कल्टिवेशन कीजिए, तो सीड को बोने से पहले आप क्या क्या करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हमारे पास वो ड्राई है तो उसको हम वाटर्ड करेंगे, सबसे पहले पानी डालेंगे, फिर उसको, क्योंकि पानी डालेंगे तो मिट्टी थोड़ा बहुत लूज़ होगा, फिर उसको हम हल से जुताई करेंगे, टाइलिंग एंड प्लगिंग करेंगे। ऑलराइट, तो इस सीड को बोने से पहले हम 2 स्टेप तो कम से कम करेंगे। पहला तो उसको वाटरिंग करेंगे ताकि मिट्टी थोड़ा हमारा लूज हो जाए, देन आफ्टर उसको हम जुताई करेंगे, तो टाइलिंग एंड प्लगिंग। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, पहले तो वाटरिंग, बिफोर सोइंग द सीड वी डू वाटरिंग, सेकेंड है प्लगिंग एंड टाइलिंग, मतलब खेतों की जुताई करेंगे। आई थिंक आप लिख सकते हैं इसको। 14 देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि इसमें से जो स्टेटमेंट दिया है कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, और कोई यदि फॉल्स है तो उसको आपको करेक्ट भी करना है, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट है, यूजिंग गुड क्वालिटी सीड इज द ओनली क्राइटेरियन टू गेट हाई यील्ड। देखिए हाई यील्ड यदि हमको चाहिए तो क्या सिर्फ मेरा यही एक मकसद होना चाहिए कि हम अच्छे क्वालिटी का सीड को ले आएँ और उसको बो दें। बिल्कुल गलत बात है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ओनली ये क्राइटेरिया नहीं हो सकता है, और भी क्राइटेरिया है। आपको खेतों की अच्छी से जुताई करनी पड़ेगी, अच्छे से फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा, अच्छे से इरिगेशन करना पड़ेगा, वीडिसाइड का यूज़ करना पड़ेगा, देन आफ्टर हार्वेस्टिंग भी सही से करना पड़ेगा, और हार्वेस्टिंग के बाद उसको आपको ड्राई भी बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा, स्टोरेज बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा, देन आफ्टर जाके आपका कहीं ना कहीं हाई यील्ड होगा। बस आप गुड क्वालिटी का सीड ले आए और बो दिए और मतलब आपको लगेगा कि हमको अच्छा यील्ड आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। और भी जो पैरामीटर हैं, और भी जो इसके कुछ आयाम हैं, उन पे भी आपको मल्टी डायमेंशनली जो आयाम है इसके, उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा टाइम टू टाइम, तब जाके आपको अच्छा प्रोडक्शन होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इसलिए गलत है, गलत का हम कारण भी आपको बता दिए। सेकंड है, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन इन द सेम फील्ड। ये क्रॉप रोटेशन का है एक प्रकार से डेफिनेशन, कि डिफरेंट क्रॉप को हम डिफरेंट सीजन में बो रहे हैं एक ही फील्ड में, विल डिप्लीट द सॉइल न्यूट्रिएंट्स। ये गलत है दोस्तों। अगर ऐसा हम यदि कर रहे हैं, क्रॉप को रोटेट करके हम बो रहे हैं एक ही फील्ड में, एक सीजन में कुछ बो दिए, अगले सीजन में कुछ बो दिए, तो इससे हमारा जो सॉइल का न्यूट्रिएंट्स का होता है वो बढ़ता है, न्यूट्रिएंट्स जो है उसकी इनरिच होती है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व हैं, या कह सकते हैं उसकी फर्टिलिटी बरकरार रहती है, या इन्हांस होती है, इवन इन्हांस भी होता है। तो यहाँ हमसे बोला है कि डिप्लीट होता है उसका न्यूट्रिएंट्स, तो ये गलत है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। ऑलराइट, न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट नहीं होता है, न्यूट्रिएंट्स इनरिच होता है। थर्ड है, ऑल क्रॉप प्लांट्स आर सोन एज सीड इन द फील्ड। मतलब जितना भी क्रॉप प्लांट है उसको हम बोते हैं सीड के रूप में, मतलब जितना भी हमको क्रॉप चाहिए उसको हम क्या करते हैं, सीड को बो देते हैं डायरेक्ट फील्ड में। ये भी गलत है। सबसे कुछ प्लांट ऐसा भी है जिसको ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता होती है। पैडी हो गया आपका, टोमेटो हो गया, चिली हो गया, उसको हम डायरेक्ट फील्ड में नहीं बोते हैं, उसको पहले हम कहीं दूसरे जगह बो लेते हैं एक ही जगह पर, और फिर जैसे ही उसमें प्रोडक्ट जर्मिनेट होता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसका हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, अलग अलग जगह पर उसको हटा के लगाते हैं। तो सारे सीड को हम क्रॉप प्लांट के रूप में उसको डायरेक्ट हम नहीं बो देते हैं फील्ड में। ऑलराइट, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। फोर्थ, सेल्स ऑफ रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट फिक्स नाइट्रोजन। देखिए बहुत ही माइन्यूट साइज में मिस्टेक्स है। अगर सबको लग सकता है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट का जो नोड्यूल्स होता है वो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो उसका सेल्स नहीं करता दोस्तों।
लेगुमिनस प्लांट के सेल्स में नहीं होता है, उसके सेल्स में, हाँ उसके सेल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया की अगर चर्चा होती तब जाके हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होता। यहाँ सेल्स के बारे में बोल रहा है, तो सेल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। सेल्स के अंदर हाँ राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, सेल्स नहीं। ऑलराइट, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। फिफ्थ है फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन मस्ट बी ड्राइड बिफोर स्टोरिंग। बिल्कुल सही बात है, जो हम फसल काट के लाए हैं और उसको ड्राई स्टोर करने से पहले उसको क्या करना है कि ड्राई करना, सुखाना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाएगा। अदरवाइज उसमें जो जम्स वगैरह अगर लगे रहेंगे तो वो जम्स क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट वो जम्स ग्रो करेगा और हमारे फसल को ख़राब कर सकता है, बर्बाद कर सकता है और नेस्तनाबूद कर सकता है, इसलिए उसको ड्राई करना आवश्यक होता है। तो ये ट्रू हमारा 5 हमारा ट्रू हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर, ड्यूरिंग विच मंथ डू फार्मर ग्रो मस्टर्ड इन इंडिया। जो फार्मर है मस्टर्ड कब हो सकता है, तो मस्टर्ड अपने आप में क्या है, रबी क्रॉप है दोस्तों। मस्टर्ड क्या है, तो रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप का सीजन क्या हमारा अक्टूबर से मार्च होता है, तो अक्टूबर से मार्च हमारा 15 का आंसर हो जाएगा, अक्टूबर टू मार्च। 16 है विच एक्टिविटी ऑफ द फार्मर कैन प्रोमोट ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स इन द फील्ड। फार्मर्स जो है कौन सा एक्टिविटी कर सकता है अर्थवर्म और माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए। अर्थवर्म और माइक्रोब्स को फील्ड में उसके ग्रोथ के प्रमोट करने के लिए, उसके ग्रोथ को और बढ़ावा देने के लिए फार्मर क्या कर सकते हैं, तो फार्मर दो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। एक तो प्लगिंग कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हम प्लगिंग करेंगे, लूजनिंग करेंगे तो आसानी से मिट्टी जितना भुरभुरा रहेगा तो हमारा जो है अर्थवर्म और जो माइक्रोब्स है उसमें आसानी से एयर पेनिट्रेट होगा अंदर में, उसका भी ग्रोथ बेहतरीन तरीके से होगा। या हम क्या करेंगे, मॉइस्चर यदि मेंटेन कर पाएँ, यदि मॉइस्चर को हम मेंटेन कर पाएँ फील्ड में, तो उससे भी हमारा जो है माइक्रोब्स और अर्थवर्म ये ग्रोथ करेगा। तो दो चीज़ कर सकते हैं, प्लगिंग मतलब लूजनिंग द सॉइल और मेंटेनिंग हाई मॉइस्चर लेवल इन द सॉइल। ऑल राइट, तो 16 का ये हो गया। 17 देखिए, बीरा वांट्स टू प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन इन हिज फील्ड। बीरा जो है अपने फील्ड में क्रॉप रोटेशन को प्रैक्टिस करना चाहती है, वो चाहती है कि क्रॉप का रोटेशन किया जाए। सजेस्ट ए रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप विच विल रेप्लेनिश हिज फील्ड विथ नाइट्रोजन, विच क्रॉप रेप्लेनिश नाइट्रोजन इन वाई। तो उसको एक रबी क्रॉप और एक खरीफ क्रॉप को का कॉम्बिनेशन बताइए ताकि जो सॉइल का न्यूट्रिएंट्स है वो रेप्लेनिश हो जाए, मतलब दोबारा उसमें इनरिच हो जाए, हमारा न्यूट्रिएंट्स बरकरार रहे, मेंटेन रहे। इसके लिए आपको एक रबी और एक खरीफ क्रॉप के बारे में बताना है। तो देखिए, खरीफ में हम राइस और सोयाबीन का यूज़ कर सकते हैं। खरीफ में बीरा क्या कर सकती है, राइस यूज़ कर सकती है और सोयाबीन का यूज़ कर सकती है। ऑल राइट, और रबी में वो पी और वीट, रबी में क्या कर सकती है, पी मटर या वीट का यूज़ कर सकती है। ऑल राइट, क्रॉप रोटेशन में अगर ऐसा हम करना चाहें तो ये हमको हो सकता है। देखिए, पी और जो सोयाबीन है, सोयाबीन और मटर अपने आप में क्या है, तो लेग्यूम्स प्लांट है। सोयाबीन और मटर जो है अपने आप में एक लेग्यूम्स प्लांट है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करने में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, क्योंकि इसके रूट के नोड्यूल्स में क्या होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया होगा, वो नाइट्रोजन को आसानी से फिक्स कर सकता है। तो खरीफ क्रॉप में राइस और सोयाबीन को यूज़ कर सकती है बीरा, और रबी क्रॉप में पी और वीट। ऑल राइट, 18 देखिए, आसान क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग करना है। जो कुछ एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट है, एग्रीकल्चर में यूज़ करने वाले जो कुछ टूल्स है उसको मैच करना है। सिक्कल दोस्तों हंसुआ होता है, इसका यूज़ हम हार्वेस्टिंग में करते हैं, तो 1 का सी हो गया। हो का हम कहीं ना कहीं प्लगिंग हो से हम प्लगिंग कर सकते हैं, वीड को निकाल सकते हैं। सीड ड्रिल का यूज़ सोइंग में करते हैं, सीड को सो करने में करते हैं, और स्प्रिंकल का यूज़ हम इरिगेशन में करते हैं। तो ये हमारा इस प्रकार से मैच द फॉलोइंग हम कर सकते हैं, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, व्हाट आर ऑर्गेनिक फूड्स। ऑर्गेनिक फूड्स क्या हो सकता है, तो देखिए ऑर्गेनिक फूड्स होगा तो सबसे पहले हम क्रॉप को कल्टीवेट करेंगे, वैसा क्रॉप कल्टीवेटेड जिसमें किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर हमारा पेस्टिसाइड हो सकता है, फर्टिलाइज़र हो सकता है, वीडीसाइड हो सकता है। हम किसी भी प्रकार का केमिकल कह सकते हैं, केमिकल्स का यूज़ ना करें, चाहे फर्टिलाइज़र हो, पेस्टिसाइड हो, वीडीसाइड हो, तब जो हमारा फसल होगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक। उससे जो फूड बनेगा उसको हम ऑर्गेनिक फूड कहेंगे। ऑल राइट, तो क्रॉप कल्टिवेटेड विदाउट यूजिंग एनी केमिकल्स लाइक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स etc आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक फूड। ऑल राइट, 20 देखिए, फ्रॉम द वर्ड पजल गिवन विल फाइंड एटलीस्ट 8 वर्ड्स विच आर फार्मर्स फ्रेंड। 8 वर्ड आपको ढूंढना है जो कि फार्मर्स का फ्रेंड होगा, उसमें से आपको कुछ लिविंग होगा, कुछ नॉन लिविंग होगा। ऑल राइट, जो फार्मर्स का कुछ फ्रेंड्स हैं, टोटल उसका 8 आपको ढूंढिए, जिसमें से कुछ लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग है। तो देखिए, यदि इसको ढूंढा जाए, आराम से इसको ढूंढिए।
फार्मर का फ्रेंड अगर देखें तो जैसे सीड हो सकता है, लिविंग में सीड हो गया, अर्थवर्म हो गया, राइजोम हो सकता है, माइक्रोब हो सकता है, ऑक्स हो सकता है। देखिए यहाँ सीड हमको आसानी से मिल गया, ये आपका सीड है, ये आपका अर्थवर्म है, ये सीड है हमारा, ये अर्थवर्म हो गया। फार्मर्स का फ्रेंड एक हमारा ऑक्स हो सकता है, ये लिविंग हो गया। यूरिया हमारा नॉन लिविंग हो सकता है, यूरिया हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं, और भी मैन्योर ढूंढ सकते हैं, हो ढूंढ सकते हैं, प्लग ढूंढ सकते हैं, ये आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो टोटल 8 हमको ढूंढना है, आसान है, आसानी से आप इसको ढूंढ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 21 देखिए, नेम द टूल यूज्ड विथ ए ट्रैक्टर फॉर सोइंग सीड्स इन ए फील्ड। देखिए हम वैसा टूल का नाम बताइए जिसका प्रयोग हम ट्रैक्टर के साथ करते हैं सीड को बोने में। तो सीड ड्रिल। क्या है? सीड ड्रिल। सीड ड्रिल का प्रयोग हम ट्रैक्टर के साथ ही करते हैं। आपने अगर कहीं देखा हो तो सीड ड्रिल होता है। सीड ड्रिल जो होता है एक टूल है जिसका यूज़ हम ट्रैक्टर के साथ करते हैं ताकि हम सीड को बो सकें। सेकेंड है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस ड्रिल। सीड ड्रिल जो एक टूल है उसका एडवांटेज क्या क्या है? तो देखिए एडवांटेज क्या क्या हो सकता है। तो इससे हम जो सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं तो सीड्स को जो हम बोते हैं इससे यूनिफॉर्म डिस्टेंस पर, और एक डेप्थ भी जो होना चाहिए, यूनिफॉर्म डिस्टेंस पर, एक अच्छे डेप्थ पर हम उसको हम बोते हैं। तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस और अच्छे डेप्थ पर, जो डेप्थ भी हमारा बेहतर होना चाहिए ताकि क्रॉडिंग वगैरह ना हो। तो पहला तो एडवांटेज ये हो गया। दूसरा है कि सोइंग करने के बाद सीड्स जो अपने आप थोड़ा बहुत ऊपर से कवर कर दिया जाता है ताकि जो कोई भी बर्ड उसको आसानी से ना खा पाए, और ऐसा करने से ये हमारे टाइम और लेबर मेहनत को भी दोनों को बचाता है। तो ये 3 कुछ न कुछ एडवांटेज हो गया। पहला एडवांटेज यही था कि यूनिफॉर्म डिस्टेंस पर सीड अपने आप सीड ड्रिल के हेल्प से बोया जाता है, और डेप्थ भी ठीक ठाक डेप्थ रहता है ताकि प्लांट आसानी से उसमें जर्मिनेट कर के ऊपर आ सके, ताकि ओवर क्रॉडिंग वगैरह ना हो, ज़्यादा मतलब नज़दीक भी ना जाए। दूसरा है कि सीड को अगर बोने के बाद क्या है, सोइंग करने के बाद उसको मिट्टी भी कवर कर दिया जाता है ताकि जो कोई भी बर्ड्स वगैरह हो उसको ना खा पाए। और तीसरा है कि इससे हम लेबर को बचा सकते हैं, टाइम और लेबर को, कॉस्ट को बचा सकते हैं। 22, नेम द प्रैक्टिस फॉलोड बाय लार्ज स्केल रियरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स। देखिए वो कौन सा प्रैक्टिस है जिसको हम बड़े पैमाने पर करते हैं? फार्म एनिमल्स। जो हमारा फार्म एनिमल्स है उसको रियरिंग करने के लिए, पालने के लिए, तो इसको हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। व्हाट डू कॉल इट? एनिमल हस्बेंड्री। व्हाट फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू फार्म एनिमल। फार्म एनिमल को हम क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं? तो उसको हम अच्छे से प्रॉपर फूड देते हैं, शेल्टर दे देते हैं, और थोड़ा बहुत केयर भी। प्रॉपर फूड, शेल्टर और केयर, इस जो कम से कम ये तीनों फैसिलिटी यदि हम उसको दे रहे हैं तो हमारा रियरिंग जो है उसका लार्ज स्केल पर आसानी से हो पाएगा। 23 देखिए, क्लासीफाई द फ्लाइंग क्रॉप्स, खरीफ एंड रबी क्रॉप्स एंड राइट इन द टेबुलर फॉर्म। ये इस क्रॉप में है, इसमें आपको खरीफ और रबी का क्रॉप को अलग अलग करना है। तो देखिए खरीफ में हमारा हो जाएगा पैडी है, ग्राउंडनट है, कॉटन है। तो इसमें पैडी, ग्राउंडनट, कॉटन, ये हमारा खरीफ क्रॉप हो गया। और रबी में हमारा मस्टर्ड, पी हो जाएगा। इसमें से जो दिया उसी में से हम छाँट के लिखेंगे। मस्टर्ड है, पी है, वीट है और ग्राम है। मस्टर्ड है, पी है, वीट है और ग्राम है, ये हमारा रबी क्रॉप हो गया। ऑलराइट। तो इसमें कौन कौन है? खरीफ में आपका पैडी है, धान है, मूंगफली है और कॉटन है, कॉटन है। और रबी में आपका मस्टर्ड है, सरसों है, मटर है, वीट है और चना है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 24 देखते हैं। डिस्पाइट फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन ए फार्मर्स क्रॉप फेल टू गिव गुड यील्ड, गिव द पॉसिबल रीजन फॉर दिस। देखिए अच्छा क्लाइमेट, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होने के बावजूद, डिस्पाइट मतलब बावजूद, जो है कोई फार्मर्स का जो क्रॉप है अच्छे से गुड यील्ड देने में फेल हो गया, मतलब अच्छा गुड यील्ड नहीं आया। जबकि क्लाइमेटिक कंडीशन बेहतरीन था, फेवरेबल था, फिर भी जो है वहाँ से गुड यील्ड नहीं आ पाया, क्रॉप का गुड यील्ड, अच्छा प्रोडक्शन नहीं आ पाया। तो इसका क्या क्या पीछे के कारण हो सकता है? तो कई कारण हो सकता है। पहला कारण जैसे ये हो सकता है कि उन्होंने, हो सकता है कि गुड क्वालिटी सीड का यूज़ नहीं किया होगा। सबसे बेहतरीन तो ये हो सकता है कि ही डिड नॉट यूज़ गुड क्वालिटी सीड। सेकंड क्या हो सकता है? अच्छे से हो सकता है उन्होंने इरिगेशन नहीं किया होगा। हिज फील्ड वाज नॉट वेल इरिगेटेड। उसके बाद उन्होंने मेन्योर फर्टिलाइज़र भी हो सकता है कि सही से उन्होंने नहीं दिया हो, प्रॉपरली उनको सही से मेन्योर फर्टिलाइज़र नहीं ऐड किया गया हो। और इन द लास्ट और भी हो सकता है कि जिससे हम वीडिसाइड का हो सकता है यूज़ ना किए हों। वीड्स जो है उसमें कंपटीशन करके न्यूट्रिएंट्स जो है, स्पेस है, लाइट और स्पेस को उन्होंने कहीं ना कहीं वीड जो है ज़्यादा यूज़ कर लिया होगा। इस कारण भी हमारा क्रॉप का यील्ड अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन हमारा बेहतर है फिर भी हमारा अगर प्रोडक्शन बेहतर नहीं हुआ तो उसके पीछे कई कारण हो सकता है। पहला तो हमने सीड का अच्छे से उपयोग नहीं किया होगा, गुड क्वालिटी सीड नहीं यूज़ किया होगा।
फील्ड हमारा बेहतरीन तरीके से इरीगेट नहीं हुआ होगा, मैन्योर फर्टिलाइजर हम प्रॉपरली ऐड नहीं किया होगा, या तो एक्सेस डाल दिए होंगे या बिलो डाल दिए होंगे, दोनों से ओवर और अंडर दोनों से प्रॉब्लम हो सकता है। एंड द लास्ट है कि मैन्योर को हमने सही से यूज़ नहीं किया होगा, सॉरी वीड्स जो है सही से हमने रिमूव नहीं किया होगा। तो ये कुछ हो सकता है आपका 24 में, ये कुछ पॉसिबल रीजन हम लिख सकते हैं। 25 देखिए, 25 है कि एज ए पार्ट ऑफ इको क्लब एक्टिविटी, इको क्लब एक्टिविटी के एक समूह के रूप में, सदस्य के रूप में, स्टूडेंट वेर आस्क्ड टू रेज ए किचन गार्डन इन ए स्कूल प्रेमिसेस। स्टूडेंट को बताया गया, उसको एडवाइस दिया गया कि आप अपने स्कूल के प्रांगण में एक किचन गार्डन को एस्टेब्लिश कीजिए, बनाइए। दे वर प्रोवाइडेड विथ सम मटेरियल गिवन द बॉक्स, उनको कुछ मटेरियल दिया गया। लिस्ट द अदर मटेरियल यू वुड रिक्वायर, हाउ विल यू प्लान द गार्डन, राइट द स्टेप्स। मतलब आपको कुछ यहाँ पर देखिए कुछ ये चीज़ें यहाँ पर दिया गया, खुरपी दिया गया है, वाटर कैन दिया गया है, स्पेड कुदाल वगैरह सब दिया गया है। इसके अलावा और आपको किस चीज़ की आवश्यकता है ताकि आप एक किचन गार्डन को सही से एस्टेब्लिश कर पाएँ। तो इसके अलावा हमको सीड की आवश्यकता पड़ सकती है, सीडलिंग की आवश्यकता पड़ सकती है। सीडलिंग मतलब क्या, वैसा सीड जिसमें टाइनी रूट और शूट हो, उसको हम सीडलिंग कहते हैं। सीडलिंग को हो सकता है नर्सरी से लाना पड़ सकता हो। किचन का वेस्ट, किचन के अंदर जो भी वेस्ट वगैरह है ताकि उसका हम आसानी से कंपोस्ट वगैरह बना सके, उसका यूज़ करना पड़ सकता है। और अल्टीमेटली लास्ट में हमको वाटर की भी आवश्यकता पड़ सकता है। तो सीड की जरूरत पड़ेगी, सीडलिंग की जरूरत पड़ेगी, नर्सरी से सीडलिंग को हम लाएंगे, साथ साथ किचन वेस्ट हमको जरूरत पड़ सकता है, और वाटर, ये सब हमको कुछ एक्स्ट्रा में जरूरत पड़ सकता है। नेक्स्ट है 25 हमारा हो गया है। यहाँ हमको दिया कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स का ही हमको यूज़ करना है। तो जो हमारा सीड है, सीडलिंग है, नर्सरी से हम जो लाए हैं सीडलिंग और किचन वेस्ट, ये हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली ही है। ऑलराइट। 26 है कि पैडी इज ए मेजर सीरियल क्रॉप इन आवर कंट्री। बिल्कुल, जो हमारे देश में पैडी, धान की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है। फर्स्ट है इन विच सीजन इज पैडी कल्टिवेटेड। पैडी को हम किस सीजन में कल्टिवेट करते हैं, तो पैडी को हम इस खरीफ सीजन में कल्टिवेट करते हैं। डिस्कस द मेथड ऑफ सोइंग, इसको बोने का मेथड क्या क्या है, ठीक है। व्हाट मेजर्स मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट स्पॉइलेज एंड इंसेक्ट अटैक ऑफ हार्वेस्टेड ग्रेन। और जो हम अल्टीमेटली हम जो फसल को काट लेते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर किसी प्रकार का इंसेक्ट वगैरह ना लगे, तो उसके लिए हम कौन कौन सा मेजर, कौन कौन सा उपाय यूज़ करते हैं, उसके बारे में आप बताइए। देखिए, तो सबसे पहला है कि इन विच सीजन इज पैडी कल्टिवेटेड। तो पैडी हमारा खरीफ क्रॉप है, तो रेनी सीजन में इसको हम कल्टिवेट करेंगे क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा रेन की भी आवश्यकता होती है, टेम्परेचर इसको अच्छा चाहिए, तो रेनी सीजन। डिस्कस द मेथड ऑफ सोइंग, सोइंग करने का इसका मेथड क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होगा पैडी में हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है। तो पैडी को सबसे पहले हम किसी एक फील्ड में या नर्सरी में क्या करेंगे, उसको हम सीड को उसको हम जर्मिनेट करवा लेंगे। जर्मिनेट करने के बाद उसका हम ट्रांसप्लांटेशन करेंगे फील्ड में। ऑलराइट, इसको ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता होती है, तो ये हम करेंगे। फिर व्हाट मेजर मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट स्पॉइलेज। स्पॉइलेज से बचाने के लिए, इंसेक्ट ना लगे उसको बचाने के लिए, तो जो हमारा हार्वेस्टेड क्रॉप होगा उसको हम क्या करेंगे, सन ड्राई कर लेंगे। सन के सामने, सनलाइट में उसको अच्छे से हम सुखा लेंगे ताकि उसके अंदर जो भी वाटर कंटेंट रह गया है, मॉइस्चर वगैरह रह गया है, इंसेक्ट वगैरह उसकी वो वहाँ से भाग जाए या डेड कर जाए। इससे हमारा जो है प्रोटेक्ट जो है क्रॉप जो है प्रिवेंट रहेगा स्पॉइलेज से और इंसेक्ट के अटैक से। ऑलराइट। 27 देखते हैं। अनस्क्रैम्बल द वर्ड रिलेटेड टू द क्रॉप प्रोटेक्शन। यहाँ कुछ वर्ड दिया हुआ है क्रॉप प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, उसको आपको ढूंढना है। इसमें से मतलब अरेंज करके लिखना है। तो ये देखिए सैलोस लग रहा है, ऐसा येलो। सैलोस क्या होता है, तो बिग बहुत बड़ा कंटेनर होता है जिसमें हम जो है हमारा हार्वेस्टेड क्रॉप उसको रखने का काम करते हैं। ये ING जैसा कुछ लग रहा है, तो थ्रेसिंग हो सकता है, ये थ्रेसिंग हो गया। ये तो इरीगेशन लग रहा है, इरीगेशन है। और ये हमारा रिवर है, RIV या रिवर है, तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। 28 है गिवन बिलो इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन टू फार्मर्स हीरा एंड बीरा। यहाँ कुछ बातचीत दिया हुआ दो फार्मर के बीच का, हीरा और बीरा के बीच में। देखिए क्या बातचीत है। हीरा करेगा ब्रदर बीरा, भाई बीरा, योर मेज क्रॉप्स लुक ब्यूटीफुल। आपका जो मेज क्रॉप्स है बहुत बेहतरीन सुंदर दिख रहा है। दे हैव ग्रोन प्रीटी फास्ट, और ये अच्छे से मतलब समय से भी हो गया है। बीरा कहता येस आई हैव स्प्रेड यूरिया दिस टाइम, व्हाट अबाउट यू। मैंने इस पर यूरिया को अच्छे से छिड़का है। हीरा करा विल आई एम स्टिल रिलाइंग ऑन गुड ओल्ड काउ डंग, आई एम सेविंग मनी फॉर बाइंग ए ट्रैक्टर। वेल आई एम स्टिल रिलाइंग ऑन गुड ओल्ड काउ डंग। हीरा कह रहा है कि मैं तो अभी भी मतलब जो पुराना गाय का जो गोबर होता है, जो उससे मैन्योर तैयार होता है एक प्रकार से, उसका हम यूज़ कर रहा हूँ, और मैं अब उससे कुछ पैसे भी बचत करके आगे हम एक ट्रैक्टर खरीदना चाहता हूँ। हीरा कहता है डेट्स गुड, वेरी गुड, ट्रैक्टर सेव्स अ लॉट टाइम एंड लेबर। ट्रैक्टर से तो कहीं ना कहीं आपका टाइम और लेबर की भी बचत होगा। Hira, yes, it is has been very labor intensive for me, and now these weeds have come up.
और ट्रैक्टर से क्या होगा, एक तो लेबर इंटेंसिव है ही, इसलिए अगर ट्रैक्टर का यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा। मेरा करा ट्राई वीडिसाइड, दे आर वेरी इफेक्टिव, और जो वीड्स है उसके लिए हमको वीडिसाइड का यूज़ करना पड़ेगा। अब कुछ क्वेश्चन पूछा यहाँ पर, देखिए लिस्ट द प्रैक्टिस विच आर नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड वाई। यहाँ जो उन लोगों ने बातचीत किया है उसमें कौन सा प्रैक्टिस को नहीं यूज़ करना जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो पहला तो यही है कि उन्होंने यूरिया को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया था, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हमारा नहीं हो सकता है। फिर व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट ओवर ट्रेडिशनल वंस। जो आजकल जो एग्रीकल्चर टूल है उसका ट्रेडिशनल टूल्स के से बेहतरी में, मतलब उसका किस प्रकार से एडवांटेज है ट्रेडिशनल के कंपेरिजन में, उसके बारे में आपको लिखना है। थर्ड है नेम वन वीडिसाइड एंड द प्रिकॉशन फार्मर मस्ट टेक ड्यूरिंग इट्स एप्लीकेशन। कोई एक वीडिसाइड का नाम बताइए और उसके लिए हमको किस प्रकार का प्रिकॉशन लेना पड़ेगा उसके बारे में आपको बताना है। ऑलराइट, देखिए तो उसका आंसर हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे। फर्स्ट का है कि यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड वीडिसाइड आर हेजार्डस। जो फर्टिलाइजर और वीडिसाइड हमारे लिए हेजार्डस हो सकता है, इन्वायरमेंट के लिए हेजार्डस हो सकता है। ट्रैक्टर कॉजेज एयर पोल्यूशन, और ट्रैक्टर से भी कहीं ना कहीं उसके फ्यूल के जलने से जो पोल्यूशन निकलेगा वो एयर पोल्यूशन कॉज कर सकता है। सेकंड था कि मॉडर्न एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट जो है टाइम और लेबर दोनों को सेव करता है, ये ट्रेडिशनल का कंपैरिजन में। ऑलराइट, ट्रेडिशन में हमको बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और लेबर भी लगता है, मॉडर्न में टाइम भी कम लगेगा और ये हमारे लेबर को भी थोड़ा कम करेगा। एग्जाम्पल में देखिए अगर वीडिसाइड का तो 2,4-D है। एन एग्जाम्पल ऑफ वीडिसाइड इज 2,4-D। फार्मर शुड कवर देयर माउथ एंड नोज वाइल स्प्रेइंग वीडिसाइड एज दे कॉज हेल्थ हैजार्ड। फार्मर जब भी अपना वीडिसाइड का यूज़ कर रहे हैं तो अपने माउथ और हैंड को अच्छे से या नोज़ को कवर कर लें, ग्लव्स वगैरह पहन कर यूज़ करें, क्योंकि उसका हेल्थ हैजार्ड मतलब स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 डिस्कशन के लिए है, डिबेट के लिए है कि डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द ग्रोइंग इकोनॉमिक्स आर कंट्री वी स्टिल हैज़ ए लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन गोइंग hungry and malnourished. Do you think an efficient crop production mechanism is the only solution to this? Discuss in the class what else needs to be done to root out hunger and malnutrition for our country. मतलब हमारा एक देश एक ग्रोइंग इकोनॉमिक्स है, और लेकिन फिर भी हमारे जो देश में अभी भी बहुत ज़्यादा जो है हंग्री है, माल न्यूट्रिशन का बहुत सारे लोग हैं शिकार हैं। तो क्या आप डू यू थिंक एन एफिशिएंट क्रॉप प्रोडक्शन मैकेनिज्म, क्या इसके लिए आप कोई अच्छा सा क्रॉप प्रोडक्शन का मैकेनिज्म आप का सॉल्यूशन देख रहे हैं? क्लास में इस चीज़ को डिस्कस कीजिए। तो ये डिबेट का बात है। और हंगर और मालन्यूट्रिशन का स्थिति क्या है हमारे देश में, भुखमरी और जो कुपोषण का क्या स्थिति है, इसके पर भी आपको डिबेट करना है क्लास में। तो ये डिबेट का इशू है। 30 देखिए टर्म्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर गिवन बिलो। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का कुछ टर्म दिया हुआ है, रीअरेंज देम इन द करेक्ट सीक्वेंस। इसको करेक्ट सीक्वेंस में आपको रीअरेंज करना है, तो आसानी से कर सकते हैं। पहला है कि हार्वेस्टिंग तो मतलब सबसे एंड में होना चाहिए। सोइंग भी बाद में करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, टाइलिंग एंड प्लगिंग, खेतों की अच्छे से जुताई करेंगे, तो सबसे पहले टाइलिंग एंड प्लगिंग करेंगे। फिर देखिए हम सोइंग करेंगे, सीड को बोएंगे, सेकंड है। फिर हमारा क्या होगा, मैन्यूरिंग, उसमें क्या करेंगे हम मैन्यूर वगैरह ऐड कर देंगे। मैन्यूर ऐड करने के बाद चूँकि इसका अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो पाए तो हम इरीगेशन करेंगे। देन अगर उसमें वीड होगा तो वीड को हम निकालेंगे, वीडिंग करेंगे। ऑलराइट, एंड द लास्ट सबसे अंत में हम क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले टाइलिंग एंड प्लगिंग करेंगे, फिर सोइंग करेंगे, थर्ड है हमारा मैन्योरिंग, फोर्थ इरीगेशन है, फिफ्थ हमारा डी वाटरिंग है, सिक्स्थ हमारा हार्वेस्टिंग हो जाएगा। एट द एंड हम हार्वेस्टिंग करेंगे। तो ये स्टेप को हम फॉलो करेंगे। ऑलराइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन है। अच्छे से एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके कंसेप्ट को बेहतरीन तरीके से और बूस्ट करेगा। आप ज़रूर इसको देखिए, आपको बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है आ रहा हो, जो नहीं आ रहा प्लीज़ आप उसको कॉपी में नोट कीजिए। किसी प्रकार का इशू हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपना बताइए, आप अपना फीडबैक दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ऑलराइट दोस्तों, कोई क्वेरी हो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।